नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरुहासिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच पर मेटी ते विहु चिट्ठ ही आदे तम हा आदाहु में शरणम। जिसके सामने खड़े रहने से केवल कल्पना करने मात्र से भी मनवांछित सामग्री की प्राप्ति होती हो, ऐसे कल्प वृक्ष को पाकर भी यदि कोई उसका प्रयोग, उसकी लकड़ी का प्रयोग स्नान करने के लिए, जलाने के लिए ईंधन के रूप में लेता हो, उसके अभाग्य की महिमा किसी से भी नहीं कही जा सकती। हालांकि कल्पवृक्ष तो वनस्पति कायिक नहीं होते हैं, पृथ्वी कायिक होते हैं। उदाहरण एक देश है जिनके होने से, जिनके सामने चिंतन मात्र करने से भी हर एक कामना की पूर्ति हो सकती है, ऐसा रत्न चिंतामणि प्राप्त होने पर भी कोई केवल एक कौवे को भगाने के लिए उस मणि को पत्थरवत फेंक कर मारे उठाने के लिए, और वह कौवा बैठा था पेड़ पर और इस तरह का कि आप फेंको मणि को तो सीधा नदी में गिर जाए, उसके अभाग्य की महिमा किसी से भी नहीं कही जा सकती। ठीक उसी प्रकार नमोकार मंत्र जिसको ध्याने से संसार ही का अभाव हो सकता था, उसका प्रयोग इस तुच्छ जीव ने, अभागे ने, संसार की थोड़ी सी प्रतिकूलताएं हटे और थोड़ी सी अनुकूलताएं आ जाए, इतनी वांछा करी है। संसार को तो सुरक्षित ही रखना चाहता है, उसके अभाग्य की महिमा आंकने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए मूल उद्देश्य तो नमोकार मंत्र का वीतरागी होना है। जो नमोकार मंत्र में आराध्य पंच परमेष्टि है, 5 पद है, जिनका स्वरूप आगामी दिनों में हम लेंगे, उन सरी का होने का रास्ता ढूंढ निकालना था। और ऐसा करते करते सहज ही बाय प्रोडक्ट के रूप में अनुकूलताएं मिलती जाती है। अनुकूलताएं में निरोगी शरीर भी सहज मिलता है, अलग सा मांगना नहीं पड़ता। बीज बोने पर, गेहूं बोने पर, गेहूं के सैकड़ों दानों के साथ साथ न चाहते हुए भी घास उगाती है। घास के लिए अलग सा उद्यम नहीं करना चाहिए था। ये तुच्छ जीव नमोकार मंत्र की सिद्धि लौकिक प्रयोजन के लिए करता है, थोड़े से विषय कषय की प्राप्ति हो और उसी में तीसरी मानता है। ये नमोकार मंत्र का, उसमें आए हुए पंच परमेष्टि 5 पदों का अवर्णवाद वत ही जानना, उनकी अविनय ही जानना। वैसे हम सहज ये देख रहे साथ साथ क्या क्या होता है। अभी अभी कोई ये कह रहा था, टीवी पर रोजाना एक बात आ रही है, नमोकार मंत्र के पाठ से कैंसर आदि तक ठीक हो जाते हैं, बता रहे। इसमें कुछ भी झूठ बात नहीं है।
गेहूं के बोने में घास आएगी, इसमें झूठ कहा बात है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, कैसे कैसे मिलता है, सहज में ही जाते जाते उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं। 2-3 दिन से हम मंत्रों को लेकर इसकी चर्चा कर रहे थे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, ये जो श्वास की पद्धति है ना, ओम की श्वास अपने आप रुक जाता है, उसमें पर्टिकुलर श्वास ऊंचा करना, फिर रोके रखना, उसी के बीच में ऊर्ध्वमुखार मंत्र बोलते जाना 3 श्वासोच्छ्वास में, जैसा कल बताया था। वो सहज में ही एक कुंभक की प्रक्रिया हो जाती है। कुंभक योग शास्त्र में एक ऐसा अनुष्ठान बताया है जिसमें अभी सांस हम छोड़ चुके हैं और अभी आगे की सांस हमको लेनी है। सांस छोड़ चुके हैं और आगे की ले न पाए हैं, तो उसको कुंभक बताया जाता है योग शास्त्र में, और उसका बहुत लाभ बताया जाता है। लेकिन जो अध्यात्म के रहस्य से अपरिचित है, वे केवल शरीर के प्रयोजन के लिए सब करते हैं। सत्यार्थ बात तो उसमें इतनी छिपी थी कुंभक में कि आप श्वास की तरफ भी ध्यान मत दीजिए। आप अपनी जो चैतन्य सत्ता है, अपनी जो अहम प्रतिष्ठा है, अपना शुद्धानंद आत्मा अंदर में विराजमान है, उसी को अहम रूप से ध्याओ। इतना भाव था। फिर शरीर की तरफ मत देखो, सांस की तरफ मत देखो। बात ये थी, बुद्धिपूर्वक कोई सांस को रोकना करना ऐसा कोई उद्देश्य वहाँ पर नहीं था। कोई अध्यात्म को नहीं समझता हो और शरीर के पूर्ति के लिए ही उसको करता हो, उसमें कौन क्या कर सकता है। कल मैंने बात थोड़ी सी कही थी, कहते कहते रह गया था, उसको थोड़ा पहले पूरा करूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मैंने कल एक बात कही थी, जो आज ध्वनि का प्रयोग अन्य अन्य कामों में होता है। मैंने अल्ट्रासाउंड के रूप में कल आपको बताया था, जिसमें कहा था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यदि हो तो फिर वो आवाज़ सुनाई देती है, और 20,000 से ऊपर चली जाए तो आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन बहुत पावरफुली काम करने लगती है। और हम देखते कितनी चिकित्सा उसी पर डेवलप्ड है, लेज़र आदि जितनी प्रक्रिया है। मैं सिद्धांत में घटित करना भूल गया था, आज मैं सिद्धांत में इसको घटित करके दिखाता हूँ। देखिए, जब हम मुंह से भी जब पाठ बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो बोलने में भी एक विशेष सर्कल तैयार होता है। मैंने कल कहा था एक वातावरण। लेकिन इसके उपरांत जब भावों की प्रचुरता बढ़ती है और जब वहाँ पर शब्द भी विराम को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर बाहर वालों को तो सुनाई ही नहीं देते हमारे बहिर्जल्प, लेकिन हमारे अंतर्जल्प भी जहाँ पर विराम को प्राप्त होते हैं, वो सच्ची जादू करते हैं, सच्ची ताकत से वह भी लेजर किरणोत्कर्मों को छेदने का काम करते हैं और शुद्धात्मा के में आए राग को ठीक करके शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आता है? ये सिद्धांत कल बताना भूल गए थे। कितने जन सिद्धांत को पकड़े हैं, उदाहरण और सिद्धांत को कितने जन समझ गए? वेरी नाइस। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। कल मैंने कहा था 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए मंत्र सिद्धि के लिए। उसमें साधक की तरफ से 3 बातें: शुद्ध उच्चारण, विधि, द्रव्य आदि सब कुछ शुद्ध हो, झूठे मुंह आदि कोई नहीं बोले, और एक बात कही थी, सब भूल रहे हैं उसको। ये तो चौथी बात कही थी कि प्रतिपक्षी का प्रारब्ध। एक बीच में एक बात कही थी, शुद्ध चित्त। वेरी नाइस। किसने बोला ये शुद्ध चित्त? वेरी नाइस। ये आप एक इनाम ले लेना। ये शुद्ध चित्त का होना बहुत जरूरी है इसके लिए। यदि आपका चित्त शुद्ध ना हो तो फिर आपको फल की सिद्धि नहीं होगी, मंत्र की सिद्धि कदापि नहीं होगी। अभी शुद्ध चित्त क्या है, इसको भी थोड़ा देखना है। देखिए, मनन और जप, जप कहो जाप कहो एक ही बात है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। फिर मैं शुद्ध चित्त का भी थोड़ा अर्थ करूंगा। मनन होता है निर्णय के लिए,
निरंतर घोलन मनन कहते ना, घुटाई, कल मैंने काफी बताया। भावना, यह शब्द वैद्यक शास्त्रों में प्रयोग किया गया है, वहां पर केवल वो ताकत बढ़ाने के लिए, दवा के मर्दन से ताकत बढ़ती है, ऐसा उनका कहना है, मैंने कल बताया था। तो निरंतर घुटाई, उसको पुट चढ़ाना कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो निरंतर घोलन मनन, ये निर्णय के लिए होता है मनन। नमोकार मंत्र में आए पदों का निर्णय करना, स्वरूप जानकर, जो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो मुझे एक थ्योरेटिकल पार्ट पूरा करना है, लगभग आज पूरा कर लूंगा मैं थ्योरेटिकल पार्ट, आजकल देखते हैं। और जो भाव पक्ष आएगा, जब हम पंच परमेष्टि पाठ लेंगे, मैं पूरा भाव पक्ष बताने का प्रयास करूंगा कि उनका भाव कैसे विचारना। यह होता है मनन, निर्णय के लिए जो चिंतन होता है। और निर्णय होने के उपरांत जो बार बार दृढ़ता लाने के लिए होता है, उसे कहेंगे जाप। फिर जाप के बाद सीधे ध्यान की प्रक्रिया है, वह आत्मा में प्रवेश कर जाता है फिर, और वहां पर समस्त सांसारिक दुखों का अभाव हो जाता है, जितने समय के लिए वह आत्मा का आश्रय करता है। मुझे आज एक महत्वपूर्ण बात यह बतानी है शुद्ध चित्त में। देखिए, केवल तोता रटन कार्यकारी नहीं है, यह मैं कल बोल रहा था। और आप जानते होंगे पंच परमेष्टि में 5 पद होते हैं, ऐसा कहने में आता है। मैं कुछ विशेष बात बताऊंगा, सब ध्यान देंगे। पद, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, शब्द का प्रयोग नहीं किया आचार्यों ने, पद बोल रहे हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है, थोड़ा हम इसको देख ले। देखिए, शब्द मतलब वर्ड, और पद मतलब, डिक्शनरी मीनिंग खोलेंगे आप तो उसका अर्थ मिलेगा टर्म, TERM, टर्मिनोलॉजी होती है ना, मतलब वर्ड विथ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस। आपको डिक्शनरी मीनिंग पद का एक्सप्रेशन भी मिलेगा। भाव, शब्द जब किसी भाव के साथ जुड़ता है उसको पद कहा गया है। और ध्यान रखना, हमको शब्दों का चिंतन नहीं, बोलिए, पदों का चिंतन करना है, पदों का। और पद इज इक्वल टू शब्द प्लस भाव। मैं और खोलता हूं, पद किसको कहते। देखिए, जैसे राष्ट्रपति, ये पद है, पद। अब देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये भी पद है। अब कोई इसका ऐसा अर्थ करने लग जाए, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का स्वामी, प्रधानमंत्री मतलब, प्रधान मतलब मेन, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का भी अर्थ क्या करेंगे, मुख्य मतलब प्रधान, मेन। अब ऐसा अर्थ करने जाएगा, शाब्दिक अर्थ, यदि कोई भारतीय संविधान से अनभिज्ञ हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अनभिज्ञ हो, तो वो तो तीनों का तो एक सरीका ही अर्थ करता जाएगा। और डिक्शनरी में खोल खोल देखेगा कि प्रधान मतलब मुख्य होता है, प्रधान मतलब मुख्य होता है, और मुख्य मतलब तो मुख्य है ही, तो प्रधानमंत्री ही मंत्री मतलब ही मुख्यमंत्री, तो उसको असफलता मिलेगी। उसको यह ध्यान रखना चाहिए, यह सामान्य शब्द नहीं है जिसका व्युत्पत्ति अर्थ देखा जाए। व्युत्पत्ति अर्थ, निरुक्ति परक अर्थ को व्युत्पत्ति अर्थ कहते हैं, लिटरल मीनिंग, शब्दशः अर्थ। उसका शब्दशः अर्थ न देखा जाए, क्योंकि वह पद है। पद में वो गवर्नमेंट ये कहती है कि शब्द, हमने कहा राष्ट्रपति, यह पद है, इसका शाब्दिक अर्थ न देखकर इसकी गरिमा जो हम बता रहे वैसे आंकना, इसके राइट्स, इसके ड्यूटीज, ये समझे बिना राष्ट्रपति शब्द को कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शब्द भी नहीं है। इसीलिए बहुत जनों को आपत्ति होती है, यदि महिला बने प्रेसिडेंट तो फिर क्या उसको राष्ट्रपत्नी कहेंगे, क्योंकि वहां पर पति और पत्नी ये कोई लिंगवाचक था ही नहीं, क्योंकि शब्द रूप देखना ही नहीं, ये पद है, पद। तो वो भी राष्ट्रपति नाम ही पाएगी। आप समझ रहे? जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जैसे देख देख कर चलना, तो देख कर कोई ये कहे, देख देख कर मतलब दर्शन, देखना, और चलना मतलब समिति, और अच्छे से देखकर चलना तो कह रहे सम्यक। तो अच्छे से देख देख कर चलेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है उसको, क्यों? अच्छे से देखकर चल रहे हैं हम। ये कह रहे, ये शब्द नहीं समझना तुम इस बात को,
कि हमारा पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है। सम्यक दर्शन मतलब यथार्थ शब्दन को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। इसको कहते हैं टर्म। ये पर्टिकुलर उसका भाव हम सेट करेंगे, फिर तुमको वैसा विचार करना। उसी प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पद है, इनको भाव के साथ विचारना। हमने कहा मंदिर, तो मंदिर ये शब्द हो गया, और जो मंदिर नामक वस्तु आपके दिमाग में खड़ी हुई, तो अभी यही मंदिर शब्द न रहकर पद हो जाएगा। अब दो तरफ से उसी वर्डिंग को देख सकते हैं, शब्द के रूप में भी, पद के। यदि भाव झलका, हमने कहा कौवा, आपको काली वस्तु दिखी का करते हुए, तो ये पद हो गए। फिर उसी प्रकार कह रहे ये पांचों पद है, पद। अभी चित्त की शुद्धि कैसे नहीं होगी, क्योंकि बोलते कुछ जा रहे हैं और ध्यान कहीं है, ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर समझ में आता है, बराबर भाव उसी में होना चाहिए आपका। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 220 पृष्ठ पर स्पष्ट उल्लेख किया है टोडरमल जी ने। वे ये कहते हैं, आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे लोग कैसी भक्ति करते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा यहां से पढ़ के दिखाऊं, आपको समझ में आएगा। देखो ये कह रहे हैं, तो यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं, वो नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। कितने जन ने बात को पकड़ा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। आगे माला क्या, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाई। माला फेरत जुग गया, भयान मन का फेर। मन का छाड़ के, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। ये कबीर का दोहा है, ये पीछे चलता है रिकॉर्ड में, ये लोग लगाते हैं, उसमें छंद आता रहता है। क्या कहना चाहते हैं, कर का मन का छाड़ के, ये जो हाथ से तुम माला फेरते हो उसको छोड़ के मन का फेर। मन का दो अर्थ यमक अलंकार बन गए। एक मन का और एक तो मन का, पूरा शब्द है ये। मन का मतलब तो मणि, तो कह रहे मन के माध्यम से गुंजन कर उसका तो कार्य की सिद्धि होगी। तो शुद्ध चित्त का अर्थ ये है, उनके स्वरूप में पूरा ध्यान लगा रहना, कोई शब्द की तरफ संकेत नहीं है यहां पर, भाव समझना। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाय। माला फेरत जुग गया, भयान मन का फेर। कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। आगे बढ़ते, कहने की बात मेरी इतनी सी थी, अभी चर्चा चलनी है। 5 पद है ये, पद मतलब जैसे इंस्पेक्टर कहा तो उसकी राइट्स, ड्यूटीज सब शामिल है उसमें। मात्र इंस्पेक्टर शब्द नहीं है, एकदम भय भी उत्पन्न होना चाहिए। किसको? अपराधी को। हमको क्यों हो? ठीक उसी प्रकार भगवान कहा, पंच नमोकार मंत्र कहा, तो नमोकार मंत्र कहते ही नमन अंदर से होना चाहिए। ठीक है, नमो ये झुकने का प्रतीक है। मैं हमेशा कहता हूं, आपको प्रवेशिका के मंगलाचरण में भी बताया था, झुकना कोई कमर से झुकना भी नहीं होता, ना कमर से मोड़ना, ना गर्दन झुकाना। ये झुकना झुकाव का प्रतीक है। झुकाव मतलब इंक्लिनेशन, झुकाव मतलब लाइकिंग, रुचि, लगन। मैंने तब भी कहा था, लगन जिसको कहते लगन, लगन लगी है उसको, उसका झुकाव उस पक्ष की तरफ बहुत रहता है। तो झुकाव उस पक्ष की तरफ मतलब ऐसा मुड़कर खड़ा रहता है क्या उस पक्ष की तरफ?
वो मन का झुकाव। तो ऐसा मन हमारा हर प्रकार से समर्पित हो जाए इन 5 पदों के प्रति, और समर्पित तब होगा सच्चे अर्थ में जब भाव जानेगा। कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं चल रही है यहां पर। आज थोड़ा हमको व्याकरण से बात को देखना है। कल मैं शाब्दिक अर्थ भी करता जाऊंगा अरहंत सिद्ध के, कल से चालू होगा वो। कल मैं फिर पद को फिर याद कराऊंगा, लेकिन अभी तो इतना ही। आज थोड़े व्याकरण के पहलू में बताऊंगा आपको। कोई मैं एक जन की आवश्यकता है, कोई आ गया है। ये इनाम किसने जीती है? एक आप कौन ने, किसने? अक्षताओ आगे। तुम चटाई लेके खड़े रहो यहाँ पर, तो उनके माध्यम से मैं, आपकी राइटिंग अच्छी है? हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा आप कह रहे हो। मुझे तो डाउट लगने लग गया है। ए भैया तुम चटाई लेके खड़े रहो। एक चटाई कोई लाओ पीछे से। मनन उठो ना, करो सेवा, इतनी तो करो तुम। उठो जल्दी फटाफट, जूनियर की सेवा किया करो भाई। जरूर कुछ रहस्य होगा उसके दिमाग में। चलिए देखिए, आप अभी बनाएंगे 4 कॉलम्स। पहला कॉलम सबसे बड़ा होगा, जो आधे से ज्यादा पेज घेरेगा, और फिर 3 कॉलम छोटे छोटे होंगे। पहला कॉलम में आप लिखेंगे ऊपर मंत्र, आप ऐसे लिखेंगे पद, ऊपर लिखेंगे पद। सेकंड कॉलम आप बनाएंगे अक्षर, अक्षर। मंत्र लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र, फिर अक्षर, फिर मात्रा, और फिर चरण। ये 4 कॉलम अभी बनेंगे। आप समझ गए होंगे। हमको थोड़ा व्याकरण में आज ये देखना है कि इसमें कितने पद, कितने अक्षर, कितनी मात्राएं होती है, क्या है इसका रहस्य भी एक बार अपन देख लेवे। जीवन में फिर से तो कभी देखने का प्रसंग ही नहीं बनेगा। एक बार एक अभ्यास के रूप में हम इसको आज समझ लेते हैं। अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, इसमें भी व्याकरण का खूब ज्ञान होगा। अब डरिएगा नहीं, ठीक है? तो देखिए, मंत्र में आप सबसे पहले एक काम करिए, आप लिखिए। पहले हॉरिजॉन्टल कॉलम में लिखिए आप नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। और इसमें बिल्कुल शुद्ध लेखन चाहिए। ण मो अ रि छोटी, या र भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसकी चर्चा मैं कल करने वाला हूं, आज नहीं। र हंत, ह के ऊपर बिंदी त। तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे तो इसमें अक्षर के कॉलम में आप लिखेंगे ण मो 2, अरिहंताणम 5। 7 अक्षर है, कुल 7 इसके आगे लिखेंगे। पकड़ रहे आप सब? अभी देखिए, इतना तो बहुत सरल है। अभी थोड़ा अपन मात्रा का ज्ञान के लिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे रहा हूं। पहले कुछ नियम बताऊंगा, फिर मैं आपसे चाहूंगा उत्तर। पहले हम कोड लैंग्वेज का प्रयोग करें। देखो, मात्रा 2 प्रकार की होती है। कोड लैंग्वेज में बाद में बताऊंगा, पहले इसको पूरा करो। एक लघु और एक दीर्घ, 2 मात्राएं होती है। छोटी और बड़ी, ऐसे भी उसको कहते हैं। लघु और दीर्घ 2 मात्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मुझे कहना है कि अभय, अभय, तो अ छोटा है, ये छोटी मात्रा है। और आप ऐसे ही कहते ना, क्या कहते हैं इसको? छोटी मात्रा, छोटी आ, छोटी आ कहते, मात्रा नहीं छड़ा इसमें, है ना, छोटा। और यदि आकाश तो बड़ा आ। हमारे मराठी में कहते हैं कि आ, ऐसा बोलते हैं उसको। यहाँ के लोग, मैंने आपको बोला था पहले भी, यहाँ के लोग क्या करते, छोटी आ बड़ी आ। महाराष्ट्र में छोटी बड़ी ऐसा नहीं बोलते। अ आ, ई
ई उ ऊ ऐसा, और यहां पर उसको स्पेसिफाई करके छोटी ऊ बड़ी ऊ ऐसा करते। तो दिक्कत क्या है, क्योंकि ऊ हम कहें तो सामने वाला कैसे समझेगा, लेकिन समझ सकता है, आपके स्वर को लेकर समझ सकता है, वो कहने की आवश्यकता थोड़ी है। देखो आप समझ रहे मेरी बात को। देखो थर्ड पर्सन को समझाना, जैसे मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, तो आप क्लास के बाद किसी को और बोलेंगे मुझे पंडित जी पूछ रहे थे हंसते हंसते क्या हो रहा है भाई, तो आपने जो हंसते हंसते बोला तो वो आपको इसलिए मुंह से बोलना पड़ा क्योंकि क्या हो रहा है भाई ये तो गुस्से में भी बोला जा सकता है, किसी रूप में भी, तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा, शब्दों से भाव कैसे पकड़ में आएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम या तो कहे आ लिखिए, लेकिन किसी को जम्बलिंग होने लग जाए बार बार तो उसको कहें बड़ी आ लिखो, तो छोटी आ बड़ी आ, अरे आ हमने लंबा दिया ना सुर, तो उसको नहीं पकड़ में आता है कि तुमको। कितने जन बात को समझ रहे। इसको मात्रा कहते हैं, मात्रा। अब मात्रा क्यों कहते हैं इसको भी थोड़ा समझो। मात्रा इज नथिंग बट क्वांटिटी। अब इनके थोड़ी मात्रा में दो, ज्यादा मात्रा में दो, मात्रा होती, मात्रा इज क्वांटिटी। तो व्याकरण में भी इसको मात्रा इसलिए कहा क्योंकि लघु मात्रा मतलब अ, बस बंद कर दो आपके स्वर को, स्वर को थोड़ा लंबाया, मात्रा बढ़ गई, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, और प्लुत और क्वांटिटी बढ़ गई, मात्रा। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसा चलता है। प्लुत में फिर कितना भी बड़ा चल सकता है। देखो मैं और बता रहा हूं, हम छोटे थे तब की बात है, हम कभी टीवी देखते थे, विराज हम टीवी देखते थे, तो उसमें वो कभी वो शाम को बराबर 5 बजे वो सुगम संगीत कार्यक्रम आता था, सुगम संगीत क्लासिकल। तो उसमें एक आदमी तो ऐसे में कहता है इसको, इस आदमी को किसने टीवी पर लाया। और सुनो मैं ये सोचता था भगवान मालिक के कैसी गड़बड़ चल रही, टीवी पर न जाने चाहे जिसको लाकर खड़ा कर देते, और वो पगला जैसा, गधे जैसा, गधा बराबर जो सुर करता रहता है, कुत्ता बराबर सुर करता बराबर वैसा करता है। मैंने कहा क्या है। एक दिन एक बहुत बड़ी खबर मैंने सुनी, और मैंने सुना वो भारत रत्न पुरस्कार मिला एक बार बिस्मिल्लाह खान को, जानते आप। और वो जो ऐसा करते अनूप जलोटा वगैरह है ये, वो कैसे कहते हैं, और बड़े बड़े अवार्ड्स। अब मैंने कहा आज तक टीवी पर ही आता था, क्या हो गया गवर्नमेंट को, ये वाह करने को क्या पगला रहा है, और उसको इनाम दिए जा रहे, सत्कार कर रहे। बाद में ख्याल में आया मुझे ये कला है, कला एक। तो अभी देखो किसी को अभी जैसे सीखना है उसको, देखो जैसे मैंने कहा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अभी ये तो ये गाना है, कोई पूछे लय क्या है, तो लय अपन जैसे इसी की धुन पर हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं ज्ञान नहीं, क्या बनेगा, मैं ज्ञानानंद नहीं, ये तो धुन अलग ही पड़ी। सुनो मैं तो तुरंत ऊपर लिखा रहता है, अब इस ट्यून में बोलना, तर्ज। देखो मैं तो ज्ञाता नहीं हूं, मैं ज्यादा जानता कुछ नहीं हूं। सुनो हाँ, इसका एक्सपर्ट है संदेश, अगम भी है एक्सपर्ट, ठीक है। चलो अभी मुझे क्या ऊपर लिखा रहता है तर्ज। अभी किसी की समस्या ये है, उसको वो तर्ज जो लिखा है वही पता नहीं, तो वो कहाँ से गाए। अब कभी कभी एकदम फिल्मी धुन की तर्ज लिखी रहती है, अब उसने कभी फिल्मी गाना ही नहीं सुना, वो क्या करेगा बेचारा। तो पहली बार जो उसको सुन रहा है, उसको गाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको तर्ज किसी अन्य गाने को नहीं दिखाए जाकर उसको सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो उसको ऐसा करते हैं, उसको कितना सुर लंबाना, कहां पर रुकना, बराबर यस 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 चलता रहता, अवग्रह चिन्ह चलता है, फिर वहां तक उसका एक साइंस है प्रॉपर। आपने कभी टीवी वगैरह में ऐड देखा होगा, तो जो सिंथेसाइजर होता है उसके बगल में वो ऐसे 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 वो ऐसा मार्क चलता है, तो उसका यह प्रतीक है वो कितना लंबाना सुर।
मैं क्यों कह रहा हूं दीर्घ रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत मतलब वो कहां तक लंबाना। भग जा रहे दर्शनार्थी, कह रहे अंदर क्या चल रहा है। चलो ठीक है, तो कितना लंबाना उसका साइंस है प्रॉपर, उतना कम नहीं ज्यादा नहीं। अब मुझे तो कुछ कहना है, हम इसमें से अभी देखेंगे मात्रा कितनी है। लघु को एक मात्रा कहेंगे, दीर्घ दो मात्रा वाला, प्लुत वाला तो कुछ यहाँ आने का काम ही नहीं। ये तो कोई ऐसी भक्ति भजन की वैसी तो कोई बात ही नहीं, वैसे कोई कला वाला की। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे लघु के लिए एक, और दीर्घ जो दीर्घ होगा तो उसके लिए दो के लिए हम एस लिखेंगे, अवग्रह चिन्ह पड़ेगा, पड़ता ही है उसको। तो अवग्रह चिन्ह डिनोट्स 2 और सिंगल लाइन डिनोट्स 1, इतना जानकर चलना। तो आप लिखे नमोकार मंत्र, आपने नमो अरहंताणम लिखा। अब उसके नीचे मात्र लिखती जाने हैं हमको। कुछ नियम पहले मैं और बता दूं आपको, 4। देखिए, जब भी कोई संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त अक्षर के पूर्व जो भी लघु अक्षर आता है, उस लघु अक्षर के भी 2 मात्राएं गिनी जाएगी। ये पहला नियम हुआ, ठीक है। संयुक्त अक्षर के पूर्व जो भी अक्षर आएगा, वह अक्षर यदि लघु होगा तो उसको दीर्घ पढ़ा जाएगा। पहला नियम यह हुआ। नियम नंबर 2, यदि कहीं अनुस्वार आता है शब्द पर तो उसको भी दीर्घ के रूप में पढ़ा जाएगा। बिंदी यदि ऊपर चढ़ती है तो उसको दीर्घ के रूप में पढ़ा जाए। नियम 2 हुए। नियम 3 पर आओ अभी। जैसे मैं एक एक के उदाहरण भी देता जाऊं तो और खुलेगा। जैसे सिद्धा, पहले के उदाहरण दे रहा हूं मैं। सिद्धा, तो सिद्धा ध ये संयुक्त अक्षर है, तो सी ये ह्रस्व नहीं होकर ये दीर्घ लघु, ये दीर्घ होगा, गुरु पद आएगा इसमें। गुरु मतलब इसमें 2 मात्राओं की काउंटिंग होगी। सी छोटे होने पर भी दीर्घ, लघु होने पर भी दीर्घ के रूप में काउंटिंग की जाएगी। अब दूसरा नियम मैंने बताया अनुस्वार का, कि जैसे हमको कुछ भी लिखना है, जैसे शुद्धात्मम ऐसा कहीं लिखना है। स्वभावम, क्या है शब्द स्वभावम, तो वह के ऊपर एक बिंदी चढ़ गई तो उसको आप गुरु के रूप में मानेंगे, दीर्घ के रूप में। अवग्रह मतलब उसको 2 मात्रा आपको मानना। नियम 3 भी सबके लिए उदाहरण भी देता जा रहा हूं मैं। 3 नियम यह है, यदि विसर्ग लगा हो तो और लघु भी अक्षर हो उसको दीर्घ किया जाए। जैसे रामः, तो रा तो वैसे ही बड़ी है तो उसकी तो 2 मात्रा पड़ती है। मह कायदे से म लघु है, 1 मात्रा वाला है, लेकिन मह वो विसर्ग जोड़ दिया तो वहां पर 1 नहीं रहकर अभी गुरु पद होगा और वहां पर अभी आपको 2 वो डिनोट करेगा। आप समझते हैं? मैं थोड़ा उदाहरण भी बताता जा रहा हूं, तो आपको फिर एग्जाम में विद उदाहरण पूछा जाएगा तो सब उदाहरण सहित लिखना, तो दुगने मार्क्स मिलेंगे फिर उसमें, उसी हिसाब से पूछा जाएगा। चौथा नियम यह है इसका, पदांत यदि चरणांत कोई बात लिखनी हो, मतलब अंत चरण के अंत में प्रसंग देखकर हीनादिक मात्रा को किया जा सकेगा। इसको क्या है ये तो हम अभी मौके पर ही समझेंगे। क्या पदांत या चरणांत के काल में मात्रा को हीनादिक किया जा सकता है प्रसंग को देखकर। ये 4 नियम मैंने बताया, 3 के तो उदाहरण दिए मैंने, अभी 4 की क्या स्थिति है वो थोड़ा मैं पहले नियम बताऊंगा। पहले अभी हम चालू करने के भी पहले मैं और एक बात आपको महत्वपूर्ण बता दूं, एक और नियम। वैसे ये गाथा छंद है, आप सब जानते हैं, गाथा कहो आर्या कहो एक ही बात है। वैसे गाथा ये प्रकृत वर्डिंग हो तो गाथा कहते हैं,
हिंदी वर्डिंग हो तो उसी को आर्य कहेंगे, लेकिन कभी प्राकृत वर्डिंग को भी आर्य कहे तो घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मूल तो गाथा छंद जिस लय में पढ़ा जाता है उसी में आर्य पढ़ा जाता है। तो नियम क्या है पहले हम देखते हैं आर्य छंद का। तो पहले ये छंद जरूरी है आपको लिखना, ये अलग सा कहीं भी लिख लेंगे। अब आश्चर्य ये है आर्य छंद का स्वरूप बताया है वो भी आर्य में ही पढ़ना है आपको। अनुष्टुप छंद का स्वरूप बताया जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं वैसे, तो वो भी अनुष्टुप में ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा सहज ही बाय नेचर ऐसे ही छंद डाले हैं उन्होंने। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? वेरी नाइस। अभी देखिए, यस्या प्रथमे पादे, क्या? यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि। पहली लाइन फिर से, यस्या प्रथमे पादे। आप भी तब तक लिख सकते हो चाहो तो, फिर अभी ये छंद लिखने के बाद काम चालू होगा अपना। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि। तृतीयेपि ये के बाद अवग्रह चिन्ह लगाना है। मात्रास तथा तृतीयेपि ये के बाद अवग्रह चिन्ह पी। नीचे अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सह आर्याः। फिर से पढ़ता हूं मैं, यस्या प्रथमे पादे, ये भी गाथा छंद में ही पढ़ना, आर्य में ही। द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश स आर्या। स आर्या, यह आर्या छंद का नियम है। ठीक है, ये एक नियम अब पांचवें नियम के रूप में, नहीं पांचवें नियम तो नहीं होगा, लिख कर रख दो आप, पांचवा नियम कर दो इसको, तो प्रॉपर मुझे भी प्रश्न पूछने में ठीक पड़ेगा। 5 नियम हो गए अपने अभी। अभी देखिए, अब अपन क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे फिलअप करना उसको देखना। अभी मात्रा में आप मुझे हेल्प करते जाइए, उस अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। ण के लिए क्या होगा? 1 होगा। वेरी नाइस। ण के नीचे अब एक रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए, खींच ली। मो के नीचे अवग्रह चिन्ह डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु है ये। गुरु मतलब 2 को इंडिकेट करेगा ये। दीर्घ, आगे अ, फिर एक री या र, फिर एक हम यहां पर 2, क्योंकि एक नियम है। ह भले ही 1 का सूचक है, कायदे से कोई हा नहीं है तो ह, छोटा ह, तो कायदे से होना तो लघु चाहिए, 1 मात्रा वाला, लेकिन ऊपर अनुस्वार पड़ जाए तो दैट विल बी काउंटेड दीर्घ, गुरु। इतना नियम आप जान के चलना, अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड। क्या कौन सा रूल है? सेकंड। तो वो यहां पर आप री हम के लिए 2, फिर ता, फिर अवग्रह चिन्ह नीचे कर दो, अवग्रह चिन्ह नीचे कर दो ता के, फिर णम के लिए फिर अवग्रह चिन्ह कर दो। अवग्रह स्टैंड्स फॉर 2, दीर्घ, दीर्घ 2 मात्रा। अभी टोटल आगे मात्राएं के कॉलम में सुनो, आप ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को, जल्दबाजी में फिर टेबल गलत हो जाएगा। अब बोलो कम सुनो ज्यादा। नमो अरहंताणम के आगे नहीं लिखना आपको कुछ भी। ये जो रेखा और अवग्रह चिन्ह का जो बना है ना नीचे, उसके आगे बराबर टोटल करके आप लिखेंगे 11 मात्राएं। एक पकड़ रहे आप लोग सब? तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊं। आगे बढ़ना है। रियांक बोलो, कितने जन प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? वेरी नाइस, वेरी नाइस। णमो सिद्धाणम की तरफ बढ़ते हैं। अभी मुझे आपसे उत्तर चाहिए। णमो सिद्धाणम पहले लिख लो और थोड़ा खुल कर लिखो। ण मो थोड़ा दूर लिखो। ण
मो सी धा णम, ऐसे दूर दूर थोड़ा लिखो। फिर ण के नीचे कितना आएगा? रेशा लघु। मो के लिए दीर्घ गुरु आएगा, अवग्रह चिन्ह आएगा। सी एक नियम समझना, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ये धा के पहले आ गया तो यहां पर सी भले ही छोटा है, लघु है, फिर भी ये इसके नीचे लिखेंगे, अवग्रह चिन्ह डालेंगे 2। क्यों? संयुक्त अक्षर के पहले आया, जो संयुक्त अक्षर के पहले आता है। क्यों? देखो उसका रूल है, संयुक्त अक्षर के पहले जो शब्द होता है उसको पढ़ने में भी थोड़ी देर लगती है। ये रहस्य है उसका। कितने जन ने बात को पकड़ा? ये पढ़ने में भी देरी लगती है फिर। ठीक है? जैसे नमः, ये पढ़ने में कितनी देरी लगती है मालूम? एक लघु की और एक गुरु की, 2 का समय लगता है। क्यों? मह, अभी देखो नमस्मय साराय, तो रुकना तो आपको न म इतना ही नहीं रुकना पड़ेगा, म के बाद भी थोड़ा रुकना पड़ रहा है, एक अक्षर प्रमाण रुकना पड़ेगा आपको। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कहाँ तक आए हम? सी हो गया, अवग्रह चिन्ह आ गया। धा, धा उसके लिए भी अवग्रह होगा। यदि ध होता तो ध मतलब द, ध्यान रखना संयुक्त अक्षर भी भले ही हो, संयुक्त अक्षर के लिए नियम नहीं है, डबल ही अवग्रह ही आना चाहिए। उसकी मात्रा यदि बड़ी होगी तो बड़ी मात्रा लिखना, छोटी होगी यदि ध होता, भले ही संयुक्त अक्षर में द और ध कंबाइंड होता, फिर भी यदि हम एक ही लिखते, धा है इसलिए हमने वहां पर दीर्घ मात्रा कर दी, धा। णम के लिए फिर से गुरु, गुरु मतलब बड़ा, 2 वाला। टोटल क्या लिखेंगे? 9। मात्राओं के कॉलम में 9 लिख दीजिए आप। ठीक है? हाँ, मात्राओं के कॉलम में ही लिखना है आपको ना, ये मात्राएं गिन रहे ना हम। कौन बराबर कर रहा है? हाथ ऊपर करो जो बराबर कर रहा है सब। मनन कहीं गलत हुए है। हाँ, उसके आगे मतलब भाई जी लिखना तो मात्राओं के ही कॉलम में है ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ नमो, वो अक्षर के आगे मत लिखो, काउंटिंग के मत तो टैली होएगा फिर वो। अभी तीसरे पद में आइए, नमो आयरियाणम। हाँ, दूसरे में अक्षर कितने आएंगे? 1 2 2 नमो के वैसे के वैसे पढ़ेंगे, 1 2 3, इसमें भी 3 गिने जाएंगे अक्षर, मतलब 5 अक्षर कुल लिखना है आपको। सिद्धाणम संयुक्त के लिए अलग से कुछ नहीं होता, वो एक ही अक्षर माना जाता है संयुक्त अक्षर में। समझ रहे आप सब? एक ही अक्षर समझना उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 5 अक्षर इसके लिए हो गए। तो नमो आर्यणम के तरफ बढ़ने के पूर्व हम थोड़ा चरणों की तरफ भी ध्यान देना है क्या? चरण में नमो अरिहंताणम के आगे आप लिखेंगे पहला चरण, पहला अथवा फर्स्ट ऐसे लिखो, एक नहीं लिखो, पहला ऐसा लिखो, क्योंकि एक और पहला में अंतर पड़ेगा। ठीक है? पहला चरण है ये नमो अरिहंताणम। फिर आगे एक काम करना भी चरण में, नमो सिद्धाणम और नमो आयरियाणम, इन दोनों को करली ब्रैकेट करके यहां पर लिखना दूसरा चरण, क्योंकि एक गाथा छंद में किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। जो 2 लाइन वाला छंद है ना, अनुष्टुप है, कोई भी हो, अनुष्टुप हो, दोहा हो, आर्या हो, गाथा जो चल रहा है, 4 चरण होते एक गाथा को, 4 चरण। तो ऊपर 2 चरण, नीचे 2 चरण, ये भी रूल है। ठीक है? तो दूसरे चरण में नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम आ जाएगा। अब नमो आयरियाणम के हम एक बार देखते हैं। नमो आयरियाणम, ये सब पकड़ रहे कि बोर्ड का इनको हटाए तो चलेगा क्या? तो ये भी अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, जाओ भाई, आपको थोड़ी रूपरेखा ख्याल में आई। हैंडराइटिंग वास्तव में अच्छी है इनकी, वास्तव में अच्छी है। नमो, मुझे लगा जबरन सब
उसको पेड़ पर चढ़ा रहे क्या चने के। लेकिन वास्तव में सबका कहना परीक्षा बिल्कुल सही है सबकी। चलो ठीक है। नमो आयरियाणम, ण रेशा खींचो, मो अवग्रह, आ अवग्रह, य लिखना हो तो ये लिखो, छोटी ई लिखना हो तो छोटी ई लिखो, कुछ भी लिखोगे पड़ेगा तो रेशा ही नीचे। वो कल बताने वाला हूं मैं, कल बताने वाला हूं, विशेष चर्चा कल चलेगी इसकी। आयरियाणम, आयरियाणम या आयरियाणम कुछ भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। री छोटी ही आएगी, रेशा, या अवग्रह, णम अवग्रह, मात्राएं कितनी लिखेंगे? 11, बराबर सही। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब और एक कॉलम बनने की वैसे तो गुंजाइश नहीं है सच पूछो तो, लेकिन देखते हैं हम। अक्षर इसके बनेंगे 7। वेरी नाइस। चलो आगे, 7 अक्षर बन गए। अब नमो उज्जायणम की तरफ देखते हैं। अब इसके आप बताओ मुझे क्या होगा? ण रेशा, मो अवग्रह, उ रेशा, व अवग्रह। व को अवग्रह क्यों लिखा? झा संयुक्त अक्षर आगे खड़ा है। संयुक्त अक्षर के पहले अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, राइट, झा। ये तो हई अवग्रह, या हई अवग्रह और नम अवग्रह अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अनुस्वार यदि होगा तो फिर उसको दीर्घ काउंट किया जाएगा। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? कुल मिला के टोटल कितनी हो गई? 12 मात्राएं हो गई। ये चरण है तीसरा, और अक्षर इसमें भी पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षरी है ये भी। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। चलिए आगे, नमो लोए सव्व साहुणम की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा। इसमें अक्षर बताइए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षरी है ये। ठीक है। अब मात्रा इसमें देखो, बड़ा मामला है ये। देखिए आप मुझे बताइए कितनी मात्राएं हो रही है। देखो कौन चुकता है, बोलिए। णमो लोए सव्व साहुणम। इसमें देखिए, ण रेशा, मो अवग्रह, लो अवग्रह, ए रेशा, स अवग्रह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो रेशा आएगी वो को, क्यों? जोड़ अक्षर के लिए जो मात्रा चल रही हो उसी को माना जाएगा। जोड़ अक्षर हो तो उसको गुरु करना जरूरी नहीं होता। वाह होता तो फिर 2 होते। 1 सा अवग्रह, हु बड़ी है अवग्रह, णम अवग्रह। 15 मात्राएं लिखेंगे, चरण लिखेंगे चौथा। अभी हम टैली करेंगे थोड़ा। किसके साथ टैली करना है हमको? वो जो 5वां नियम बताया था, यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 स आर्या। इसका अर्थ पहले देख लीजिए। यस्या प्रथमे पादे, जो प्रथम चरण है, पाद मतलब चरण, 12 वो 12 अक्षरी होता है, 12 मात्रा वाला होता है। तथा तृतीय भी, और तीसरा भी 12 मात्रा वाला होता है। पहला और तीसरा 12 मात्रा वाला। शब्दशार्थ देखिए पहले, 18 द्वितीय, फिर दूसरा चरण 18 मात्रा का, चतुर्थ के 15 आर्या, और चौथे चरण के 15 मात्राएं होना चाहिए। छंद का अर्थ कितने जन ने बात को पकड़ा? छंद का अर्थ इसमें यह बताया 12 18 18 12
15, 12, 18, 12, 15, कुल मिला के 57 मात्रा बोल रहे हैं। आपकी मात्रा की टोटल कितनी आ रही है? मात्राओं की टोटल 58 कितने जन की आ रही है? 58 कितने जन की टोटल आई? आई? वेरी नाइस। 58 मात्रा आपके इसमें आई। अभी छंद में कितनी बोली? 57। अभी एक नियम और समझना। एक नियम अभी जो मैंने चौथा नियम बताया था, क्या नियम बताया था? कि मात्रा जो अंतिम पदांत हो, चरणांत हो, उसमें हीनादिक हो सकता है। तो कोई 58 भी मात्राएं कहता है, कोई 57 भी कहता है, तो उसमें कोई भूल नहीं दिखती है। अपनी अपनी अपेक्षा पर खड़े हैं दोनों। आप समझ रहे? छंद में तो 57 मात्रा की बात आई, यहाँ पे 58 निकले, कुछ भी चलेगा। ये नियम है, एक आध दो यहाँ वहाँ हो सकता है। यहाँ तक कि और एक बात समझिए सब, यहाँ तक कि हमने पहले और तीसरे चरण के 12-12 मात्राएं कही, और यहाँ पर 11-11 मात्राएं आ रही है दोनों की। नहीं, सॉरी, यहाँ पर दूसरे चरण की 20 आ रही है। दूसरे चरण की कितनी मात्राएं? आप और एक कॉलम चाहे तो बना सकते थे, चरणों की मात्राएं। तो चरणों की मात्राएं 11, 20, 12, 15। 20 कैसे? क्योंकि 9 और 11 ये दोनों दूसरे चरण में आएंगे ना, तो दूसरे चरण की मात्रा 20 पड़ेगी। तो और एक कॉलम ये ऐसे भी बन सकता था। क्या कॉलम का हेडिंग क्या बनेगा फिर? चरणों की मात्रा है। और वो क्यों आवश्यक पड़ेगी? वो फिर ये छंद में टैली करने को। और इसके अनुसार क्या बन रहा है फिर? अभी 11, 20, 12, 15। नीचे की लाइन में तो कोई आपत्ति नहीं पड़ रही अकॉर्डिंग टू रूल। बस 11 की जगह 12 चाहिए था, और यहाँ पर 20 की जगह 18 चाहिए था। तो ये दोनों तो इतना चलता है, तो इतना चलेगा, यहाँ वहाँ ऐसा वैसा चलता है। तो ये सब समझ लेना रूल, ठीक है? तो एक आध दो यहाँ वहाँ होते हैं, वो छंदानुरोध से चलता रहता है। मूल में कहते हैं 58 चाहिए, फिर छंदानुरोध से कुछ भी चलेगा, एक दो ऐसा चलता है। चलिए, ये अपना व्याकरण के थोड़ा सा व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में आज हमने मात्रा अक्षर वगैरह देखा, और थोड़ा व्याकरण का पढ़ना है मुझे, तो आज व्याकरण का मेरा सेटल हो जाएगा। नई चीज पढ़ाऊंगा, इसको वाइप करो। कितने जन को अच्छे से पकड़ में आया है? वो एज गुड एज टू एक्सप्लेन, जो समझा सकता है यहाँ आकर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको कोई मिटाएगा तो और अच्छा होगा। तो कदाचित मैं किसी को बुला सकता हूँ और आगे बढ़ने के लिए, और नहीं तो आप यदि समझ सकते हो तो वैसे ही समझ लीजिए। देखिए, अब हमें और थोड़ा सा व्याकरण का विचार करना है। अभी हमको ये देखना है वैसे आज, ये ओम जो बना है, ओम, ये ओम खरेखर देखा जाए तो अक्षर भी है, शब्द भी है। यदि ओम इस रूप लिखते हैं आप और ऊपर चंद्रबिंदी डाल के, तो वो कहा जाएगा प्रणवाक्षर। उसको क्या कहते हैं? प्रणवाक्षर, पंचपरमेष्टि का सूचक। अभी कैसे सूचक है उसकी तो चर्चा कल, आज तो मुझे बस थोड़ा सा व्याकरण समझाना है। और शब्द के रूप में डालेंगे तो ओ म हलंत, तो दोनों पर्यायवाची। कितने जन ने बात को पकड़ा? ठीक है, अक्षर रूप भी है और शब्द रूप भी है। अभी देखिए ये कैसे बना, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। नियम में कुछ बताऊंगा, उसको भी बराबर नोट करते जाना। एग्जाम में मैं कितना ही कॉम्प्लिकेटेड पूछ सकता हूं आपको, क्यों मैंने पहले भी कहा था प्रणवोकार मंत्र मतलब उसको हल्का नहीं समझना बिल्कुल, ये भारी आएगा इसमें भी पूरा। देखिए, अरहंताणम का इनिशियल अ, फिर सिद्धाणम का इनिशियल अशरीरी अ, अशरीरी कहो, अकर्म कहो, असंसारी कहो, सिद्धों का स्वरूप नास्ति रूप से बताया गया है। क्योंकि अस्ति यह हम सबको परिचित है। वैदिक ग्रंथों में भी भगवान का स्वरूप न तथा के रूप में बताया गया है। सो यह बात फलित हो रही है। निर्वाण की परिभाषा नास्ति में कैसे कहेंगे? त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, नास्ति परक परिभाषा। आप समझ रहे? कितने जन बात को समझ रहे हैं? अस्ति परक क्या कहेंगे? स्वभाव की पूर्ण अभिव्यक्ति। लेकिन नास्ति परक कहने की पद्धति ज्यादा ठीक इसलिए होती है
क्योंकि वो परिचित से अपरिचित तरफ लेके जाते। क्या करना हमको, भगवान मतलब क्या होता है, तो उनको कहेंगे उनमें सम्यक तो होता है, ये नहीं समझेगा। उनमें जो अपन में राग द्वेष खाने पीने का भाव होता है ना, वो नहीं होता। तो ये अ स्टैंड्स फॉर नास्ति, अनंत, अविनाशी, अव्याबादत्व, ठीक है, अचल, अनुपम, अक्षत। आगे बढ़ते हैं तो अ स्टैंड्स फॉर नास्ति, संसार की नास्ति, अशरीरी, शरीर में तो सब आ गया। फिर आचार्य का इनिशियल आ, बड़ी आ, उपाध्याय का उ, छोटी उ, और गुरु का मुनि म हलंत लेना। अभी देखिए इसका नियम थोड़ा सा अपन बनाएंगे। अभी थोड़ी कठिनता आएगी। अभी तक तो बहुत सरल था और सब जानते भी होंगे ये सब नियम, है ना। एक नियम है, देखिए, अकह सवर्णे दीर्घ, एक नियम लिख लो आप। ये नियम है लघु सिद्धांत कौमुदी का। लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। इसका क्या अर्थ है, अकह षष्ठी हो गई है, देख समझ लेना, देखो सुनो सुनो सब। अकह मतलब अ से लेकर क तक के। कितने जन बात को पकड़ रहे, देखिए देखिए देखिए, सब सुनिए, सब व्याकरण चलेगा, कठिन है। आत्मन, आत्मन न हलंत करके लिखते हैं, आत्मन। उसका षष्ठी प्रयोग कैसे होगा, आत्मनः, विसर्ग जोड़ के बात करेंगे। कितने जन बात को पकड़ रहे, वेरी नाइस। तो आत्म का, तो देखिए अकह सवर्णे दीर्घ जो यहां लिखा है ना, तो अकह मतलब अ से लेकर क तक के जितने वर्ण हैं, यदि उनका सवर्ण हो जाए, मतलब वैसे ही एक कोई जोड़ उनके सामने आ जाए, तो दीर्घ के रूप में हो जाता है वो। ये नियम ये बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अकह मतलब क्या, पहले ये लिख लीजिए। अकह मतलब क्या, अकह मतलब अ, ई, उ, री, री, ये अकह का अर्थ ये हो गया। इनके लिए ये नियम लागू हो गया। अ, ई, उ, री, री। इनकी क्या विशेषता मालूम, ये 5 ह्रस्वाक्षर है और इनके उच्चारण मात्र, मंद स्वर से उच्चारण मात्र काल 14वें गुण स्थान का रहता है। कितने जन ने सुना था, कहां पर सुना आपने, ये कितना 14वें गुण स्थान का काल कितना, 5 मंद ह्रस्वों, 5 ह्रस्वाक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण। वे ह्रस्वाक्षर कौन से, अ, ई, उ, री, री, ह्रस्वाक्षर 5, उतने उच्चारण मात्रों काल रहते हैं। इसकी ये भी विशेषता है। व्याकरण में क्या कह रहे हैं इसको, ये अ से लेकर क तक, क तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, कहीं भी दिखाई देना चाहिए था, फिर क के पहले तक के, तो ये सब आ गए। अब क के पहले तक के मतलब समझिए। अभी और एक बात, 10 सूत्र माहेश्वरी के बताए गए हैं व्याकरण में, 10 माहेश्वरी के सूत्र। तो उसमें पहला सूत्र है अ, ई, उ, ण, ण मोकार मंत्र वाला पहला सूत्र, उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए दोनों तरफ से। फिर दूसरा सूत्र बताया है री, री, क हलंत, ब्रैकेट कंप्लीट। ऐसे तो और आगे 8 सूत्र है। मुझे तो पढ़ाना नहीं है ना, मुझे आता है, मुझे तो थोड़ा बहुत जितना आवश्यक है उतना मैंने सीख लिया है, मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने जीवन में कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, बल्कि मैं चूक जाऊं तो आप मुझे सावधान करना, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर क्या लिखा कि अ से लेकर का पर्यंत तक, तो इसका मतलब का के पहले पर्यंत तक की बात है। वो पहाड़ तक की जगह हमारी है, तो इसका अर्थ ये भी तो बन सकता है पहाड़ के पहले तक का हमारा हिस्सा है। पोस्ट तक पूरा हमारा ही इलाका है, तो पोस्ट भी तुम्हारा होगा क्या, वो अपेक्षा है उसमें। तो क के पहले तक, और न जो बीच में आया, ण को एक्सक्लूड करना। ण को क्यों एक्सक्लूड किया हमने, क्योंकि ये ण न ये अ, ई जैसे अक्षर नहीं है, वो अलग है, थोड़ा बीच जाते। उसको क्या कहते हैं व्याकरण में, कुछ कहते हैं इसको, तो उसको अलग करना, इसको गौण करके पढ़ना। तो अ, ई, उ, रु, लृ,
आगे बढ़ना है तो अकह का अर्थ मैंने बोला आपको। तो अभी देखिए, जैसे उदाहरण है अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ये नियम क्या बनेगा इसके लिए? अकारा अकहा सवर्णे दीर्घा। क्यों सवर्ण हो गए ना, ये सवर्ण कहते हैं इसको। और समझना, छोटा आ प्लस बड़ा ए, तुम मुंह टेढ़ा मत किया करो। 50 दफे मुंह टेढ़ा करते हो तुम क्लास में, कोई तकलीफ है कि मुंह में? कोई फंस गए क्या? नहीं तो फिर निकाले। फिर क्यों बार बार टेढ़ा करते रहते हो तुम? क्या तकलीफ है तुम्हारी? अ प्लस अ केस 1, छोटा मैं छोटा बड़ा नहीं कहूंगा, अ प्लस आ सेकंड केस, बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस अ थर्ड केस, और आ प्लस आ फोर्थ केस। चारों के उत्तर एक ही आएंगे आ। ये सब सवर्ण में आएगा, सवर्ण, ये सब सवर्ण। अ के साथ यदि अ या आ आता है तो ये सवर्ण हो गया, सवर्ण हो गया। तो कुछ भी फलित एक ही निकलेगा, दीर्घ हो जाएगा, ये फलित निकलेगा इनका। वैसे ही ऊ में समझना, ई में समझना, री में समझना। अकह सवर्णे दीर्घा नियम है ये कौन सा नियम, कहा का नियम है ये? लघु सिद्धांत कौमुदी का। ये वैष्णव व्याकरण है। अभी अपने जैन व्याकरण के हिसाब से हम थोड़ा देखते हैं। कातंत्रमाला जैन व्याकरण का है ग्रंथ कातंत्रमाला, और वैष्णव व्याकरण का है लघु सिद्धांत कौमुदी। हालांकि प्रसिद्ध तो जैन सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी ही है। कातंत्रमाला बहुत कम प्रसिद्ध है, कम प्रचलन में है, लेकिन फिर भी इसका नियम लिख लो। अभी इसके नियम ये क्या कहता है? इसका नियम ये है, अभी तक का नियम क्या चला? अ प्लस अ ऐड करो तो आ हो जाएगा। अब कातंत्रमाला क्या कहता है? ये इनका एडिशन नहीं होता, ऐसा होता है इनका अ प्लस अ। तो कहते हैं इज इक्वल टू आ जो बनेगा, हमारे यहां पर भी आ ही बनेगा कहते हैं, लेकिन उसमें रूल क्या बनेगा? कहते हैं ऐसा है, रूल ये बनेगा कि पहला होता है दीर्घ और दूसरे का होता है लोप। कितने जन ने बात को पकड़ा? तो इसका नियम आप कहेंगे समाना सवर्णे दीर्घा, समाना सवर्णे दीर्घा भवन्ति परश्च लोपाः। समाना सवर्णे दीर्घा भवन्ति परश्च लोपाः। मैं आपको थोड़ा पूछूंगा, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? दोनों का उत्तर वही आएगा, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। वहां पर भी अ प्लस अ इज इक्वल टू आ रहा था। फर्क क्या पड़ रहा है दोनों का? पहले वाला का ये नियम है लघु सिद्धांत कौमुदी वालों का, को छोटा दीर्घ लघु प्लस लघु इज इक्वल टू दीर्घ कहते हुए ऐड होकर हुआ। ये क्या कहते हैं? ऐड वैड नहीं हुआ। वो कहते हैं जब दोनों को मिलाने का प्रयास करो, दोनों लघु को, पहला लघु दीर्घ हो जाएगा और दूसरे का लोप हो जाएगा, परश्च लोपा। और लघु सिद्धांत कौमुदी में लोप की बात नहीं करते हैं, और कातंत्रमाला में लोप की बात करते हैं। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? थोड़ा कठिन जरूर है ये, लेकिन ये आपको मिल रहा है ये, शायद ही 12वीं वाला भी कोई बता पाए। इसमें और एक बात समझ लेना थोड़ी सी, क्या मैं थोड़ा समझने के लिए और बताऊं। देखो अपने जैन दर्शन में भी दो बातें चलती है। मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान का पर्याय है ना 12वें गुणस्थान तक। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हुआ। उसको दो रूप से बोला जा सकता है। कौन बोल के दिखाएगा? कौन बोल के दिखाएगा? लगाओ जोर। उसको मैं 3 स्केल दे सकता हूं। लगाओ जोर, लगाओ जोर। देखो कौन बोलता है। परीक्षा होगी आज, परीक्षा किस रूप से बोल सकते हैं। देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की तरफ से ऐसा बोलेंगे कि वो मति श्रुत ज्ञान बढ़ते 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 केवल ज्ञान हो गया। एक ये पद्धति है बोलने की। दूसरी पद्धति ये है अपने कातंत्रमाला के हिसाब से कि मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान का हुआ व्यय लोप,
और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये दोनों पद्धतियां जिनागम में मिल रही है। लेकिन यहां पर जो कहा क्या परश्चलोपा कहा, यहां पर कहना पड़ेगा पूर्वश्चलोपा। पूर्व का लोप हो गया, मति श्रुतावधि मन पर रहेगा और केवल ज्ञान की प्रकटता हो गई। ये मैंने उदाहरण के लिए व्याकरण में डाल दिया। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों समझना, उदाहरण और सिद्धांत, क्योंकि अपने यहाँ दोनों की पद्धति मिलती है। मति श्रुति ज्ञान बढ़ते बढ़ते ये हुआ, ऐसा भी मिलेगा। बढ़ते बढ़ते का क्षय ज्ञान, बढ़ते बढ़ते कैसे क्षय ज्ञान होगा, ठीक है, उसका अभाव होकर क्षय ज्ञान, वैसा बोलो, हमको कोई आपत्ति नहीं। और ज्यादा ठीक कौन सा लग रहा है? कातंत्र माला वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। पूर्वश्च लोपा, उनका लोप होकर आगे का हुआ। ठीक है, ये मैंने घटित किया। अभी इसका आइए, ये पूरा करना है भाई, और मुझे लगेगा थोड़ा टाइम, 2-5 मिनट और लगेगा। अभी आपने जो अ प्लस इक्वल आ लिखा है ना, अपने कहां पर आएंगे? अभी आप आइए, नमोकार मंत्र के आप वहां पर कर रहे थे, तो अ प्लस इक्वल आ, पहला फॉर्मूला बनाया अपना, अरिहंत प्लस अशरीरी इज इक्वल टू आ, अ प्लस इज इक्वल टू आ। वहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे अकह सवर्णे दीर्घ। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? राइट। फिर सेकंड में क्या था? आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, वहां पर भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अकह सवर्णे दीर्घ। वहां पर भी सेम नियम। कितने जन ने पकड़ा? अब तीसरी लाइन में क्या आएगा? आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। तीसरे में हम यहां तक आए। अब यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा विचार करना है आपने को। और फिर चौथा क्या लिखना है? ओ प्लस मा इज इक्वल टू ओम। फिर तो आ ही जाएगा। इन 4 सूत्र है ना, 4 सूत्रों के हेतु दे रहे हैं हम। पहले सूत्र का हेतु क्या दिया? अ प्लस इज इक्वल टू आ, अकह सवर्णे दीर्घ। दूसरे सूत्र का क्या हेतु दिया? आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, अकह सवर्णे दीर्घ। सेम। आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, इसके लिए नियम लिखेंगे आप, आद गुणः। आद गुणः, यह आद गुणः क्या है, इसको थोड़ा अपन देखते हैं। अभी आद गुणः क्या है, इसको थोड़ा देखना है, बस फिर हो जाएगा अपना। ये देखिए, एक और लिखिए एक जगह आद गुणों को समझने के लिए। गुण क्या चीज है समझेंगे। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, इसको कहते हैं दीर्घ, आ को। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, इसे कहते गुण। क्या कहते हैं इसको? संधियों में गुण संधि में दीर्घ संधि भी होती है। क्या क्या संधियां होती है? स्वर संधि, गण संधि और गुण संधि में क्या लेते हैं? गुण संधि में आ प्लस ई को ए लेते हैं। राइट। तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, ये गुण में आएगा। और आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, ये भी गुण में ही आएगा है? आगे अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, इसको कहते हैं वृद्धि। वृद्धि भी जानते हैं? वृद्धि संधि। ठीक है। फिर तो अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, इसको वृद्धि कहते हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा? तो ये गुण में आएगा, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। तो यहां पर आद गुण इतना लिख देंगे, आप छोड़ देंगे। मिल रहा है सबको? ठीक है। वो क्या क्या है संधियां, जरा बताना मुझे कैसा क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और जड़ संधि, गुण संधि। स्वर संधि के 5 वजह है, दीर्घ संधि के 5, दीर्घ संधि। वृद्धि संधि का एक उदाहरण दे दो। वृद्धि संधि का? वृद्धि में एक मात्रा की वृद्धि होती है। जैसे सुनो ना, क्षायिक प्लस उपशम, नहीं, क्षय प्लस उपशम, वो क्षयोपशम बनेगा। वो कौन सी संधि बनेगी? गुण बनेगा वो। ओके ओके। अभी वृद्धि की देखते हैं हम। क्षय प्लस उपशम, क्षयोपशम हो गया। फिर रिद्धि संधि का मैं ढूंढ रहा हूं। देखो मैं बता रहा हूं आपको। मति धन एक, मति धन एक, मत एक। बराबर, राइट, बराबर। मतैक्य, एक धन एक, मत प्लस एक, एकता। एक धन एक, एक एक, प्रति धन एक, प्रत्येक। एक धन एक का वृद्धि संधि आएगी क्या? एक एक, एक एक,
एकैक, एकैक आता है क्या? 1 + 1 एक नहीं, एकैक आता है, एक नहीं आएगा। ठीक है, एकैक आएगा बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये वृद्धि संधि हो गई, जम गया मेल अपना। फिर बाकी व्याकरण मुझे नहीं आता कुछ, मुझे समझाना हो कमरे में आकर समझाना आप लोग। ठीक है, अपना काम निकाल दिया मैंने और ये आपको बता दिया। ठीक है, अभी शेष चर्चा कल। ओम नमः।